हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहां सिलेक्शन एग्जिट है। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूं एडिटोरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। आज जो सेट होगा वो दूसरा सेट है। तो चलिए, आज मैं जो दूसरा सेट कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग ढंग से होगा। काफी मजा आने वाला है क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को एक बार जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो बुक है आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो जितने भी कैंडिडेट है जो दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, आरएएस, एमपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं आज का एडिटोरिया का ये दूसरा सेट, जो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 15 में अब क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 15 जो है हमें बताता है कि धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन में औसत की क्षमता। ठीक है, और अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 19 के ए में आपको पता है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बी में है बिना हथियारों के कहीं भी सभा एकत्रित करने की। ठीक है, और सी में आपको बताया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 के डी में जो बताया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने या आवागमन की स्वतंत्रता है, और 19 के ई में आपको बताया गया है कि कहीं भी अपना व्यापार व्यवसाय खोल सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में है किसी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 19 का एफ जो है वो पहले था, उसमें संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर अभी अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जिसे विधि अधिकार में रखा गया। ठीक है, यह एक विधि अधिकार बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। दूसरा है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी आवश्यक है, ये भी गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। और तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो कथन दिया गया है वो तीनों गलत है, मतलब इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो राज्यसभा से डिटेल हम थोड़ा जान सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन सी है राज्यसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य होता है। कितना होता है? 1/3 सदस्य जो होता है प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी बैठक जो हुई थी वो 13 मई को हुई थी। ठीक है ना, 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को इसका प्रथम बार गठन हुआ, और 13 मई 1952 को पहली बार इसकी बैठक हुई थी। तो राज्यसभा से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा का जो अधिकतम मेंबरशिप है, मतलब सदस्यों की संख्या है, वो कितनी है? 250। ठीक है, 250। और राज्यसभा के गठन के बारे में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 80 में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में।
तो अभी हम 4 राज्यों के राज्यसभा सीटों की संख्या देख लेते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 31 है। ठीक है, यूपी में सबसे अधिक है, 31 है। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद क्या आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितना है, 19 सीट है। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है, तो 18 है। और चौथे नंबर पर आता है बिहार एवं बंगाल। कौन है, बिहार एवं बंगाल, जिसमें जो है 16 है। ठीक है, बिहार और बंगाल में। तो कभी कभी एग्जाम में सजाने के लिए पूछ देता है कि सीटों के अनुसार उनके क्रम को सजाए। ठीक है, तो यूपी फर्स्ट नंबर पर 31 है, महाराष्ट्र 19 नंबर पर दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटों की संख्या है जो तीसरे स्थान पर है, और बिहार और बंगाल में 16 है जो चौथे स्थान पर है। तो चलिए, ये राज्यसभा से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक को, ठीक है, राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ये तो आंसर आप सभी को पता होगा। राज्यसभा अधिकतम जो है 14 दिनों तक रोक सकती है धन विधेयक को। ठीक है, और राज्यसभा का जो धन विधेयक के मामले में अधिकार है, केवल सिफारिश करने का अधिकार है। क्या है, केवल सिफारिश कर सकता है। इसमें ना कोई संशोधन कर सकता है और ना ही इसको अस्वीकार कर सकता है। तो राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकता है, केवल सिफारिश का अधिकार है। नेक्स्ट, इससे कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। धन विधेयक जो है राज्यसभा में अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, 109 के 1 के अनुसार पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए धन विधेयक से रिलेटेड। अगला पॉइंट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह नंबर 1 में भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष। उपयुक्त तो कथन में से कौन सही है, तो आपको इसमें सही चुनना है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपका दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, बिल्कुल सही है। और लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें उपरोक्त कथन में कौन सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। तो चलिए, उच्च न्यायालय से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय, ये जो उच्च न्यायालय है हमारा, तो उच्च न्यायालय का जो गठन है किस अनुच्छेद में है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अनुसार गठित है, जिसका अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 231 के अनुसार, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 231 के अनुसार दो राज्य, ठीक है, दो राज्यों में या केंद्र शासित राज्यों में, दो राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये 231 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है, तो 25 है। कितना है, 25 है। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, अभिलेख, अभिलेख न्यायालय है। यह किस अनुच्छेद में है, तो 215 में बताया गया। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में बताया गया है। तो ये फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है आज का, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। मतलब जब वित्तीय आपात लगाना हो तो उसका संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, 2 माह के भीतर। ठीक है, 2 माह के भीतर होना चाहिए। तो चलिए, वित्तीय आपात से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। और इसकी जो उद्घोषणा या संकल्प है दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और इसका अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। वित्तीय आपात जो है अगर एक बार लग गया तो ये निर्धारित नहीं कि 6 महीने या 1 साल के बाद इसे हटाया जा सकता है, ये लगातार लगा रह सकता है। इसका अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम अवधि मात्र 2 महीने की है। ठीक है,
और वित्तीय आपात अगर राष्ट्रपति घोषणा करता है तो राष्ट्रपति इसे कभी भी ले भी सकता है, मतलब वापस कर सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो छठा का आंसर क्या होगा, छठा का आंसर आपका बी होगा, 1963, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1963 में, ठीक है। चलिए लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। लोकसभा जो है ना, अनुच्छेद 81 के तहत गठित हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन हुआ है लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष की आयु में बन सकते हैं और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 552 है, लेकिन जब मूल संविधान बना था तो उस समय 500 ही, ठीक है, 500 मूल संविधान में गठित किया गया था, ठीक है। अब लोकसभा में 4 राज्यों का हम देख लेते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। तो यूपी में कितना है, लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में कितनी है, तो 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है। कितना है, 48, देखिए कितना अंतराल हो गया। उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है वो कितना है, 42 है। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है, तो बिहार में कितना है, तो 40 है। तो ये 4 चीज जरूर याद रखेंगे। यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है 48, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है 40 है। तो ये चारों को याद रखिएगा ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। VVI क्वेश्चन है ये। तो ये जो अनुच्छेद होगा वो 37 होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में आता है, तो ये किस भाग में आएगा, तो भाग 4 में आएगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, भाग 4 में। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां है, तो 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो डबलिन है, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो डबलिन है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है, चेलैया समिति का गठन, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चेलैया समिति का गठन जो है 1991 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 8 का आंसर बी होगा, 1991 ईस्वी में। तो चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से। किससे है, कर सुधार से। चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, ठीक है। तो इसमें जो इस प्रैक्टिस सेट में 9 का आंसर भूरी क्रांति दिया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका आंसर धूसर क्रांति होना चाहिए, ठीक है। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति जो है ना खाकी क्रांति के नाम से चमड़ा उत्पादन को हम लोग जो कहते हैं खाकी क्रांति बोलते हैं, उसे हम धूसर भी बोल सकते हैं। तो खाकी क्रांति जो होगा इसका आंसर होगा, खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है, ठीक है। और भूरी क्रांति आप लोगों को पता है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल से संबंधित है। और गोल्डन क्रांति, गोल्डन मतलब सुनहरा होता है, तो सुनहरी क्रांति जो होता है वो फल उत्पादन से होता है। और एक होता है स्वर्ण क्रांति जो बागवानी से होता है। तो इसको ध्यान से याद रखेंगे हम। काली क्रांति कच्चा तेल से हो गया, सुनहरी क्रांति फल से हो गया, स्वर्ण क्रांति जो हो गया वो बागवानी से हो गया, और भूरी क्रांति उर्वरक से हो गया, ठीक है। और चमड़ा के लिए जो होता है वो खाकी क्रांति होता है, ठीक है। खाकी क्रांति चमड़ा के लिए होता है स्पेशली। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन इस सेट में ए दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक धन
जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाएगा? ठीक है, तो इसे जो है हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? हॉट मनी। जो मतलब विदेश से आया जल्दी और जल्दी ही खत्म हो गया, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। किसे अनुमोदित करता है? तो 11 का आंसर जो होगा ए होगा, ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को अनुमोदित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग हुआ था, बिल्कुल सही है। विदेशी माल का बहिष्कार भी किया गया था, ये भी सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार हुआ था, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये सरासर गलत है, इसमें शामिल नहीं था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको पता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रस्तावना, जैसे कि असहयोग आंदोलन को स्वीकार किसने किया, प्रस्तावना किसने दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो था ना, इसका प्रस्तावना जो है ना, प्रस्ताव CR दास के द्वारा, मतलब चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसकी पुष्टि जो है नागपुर, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी पुष्टि की गई थी। और प्रस्तावना जो दिया था CR दास के द्वारा दिया गया था, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस असहयोग आंदोलन में एक तथ्य और देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो थे, ये असहयोग आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? तो 11 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा कांड। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? ये भी एक क्वेश्चन है। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो हुई थी वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्ति हुई। और शुरू कब हुआ था? तो शुरू जो हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को यह शुरू किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये 24 दिन तक लगातार चला था। 24 दिन के बाद ये खत्म हुआ था। और कहीं कहीं ये दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन का फैक्ट जान लेते हैं। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, साबरमती से शुरू करके दांडी तक जाकर नमक कानून को तोड़ा था इन्होंने। ठीक है, तो ये समर्थक कभी कभी पूछा जाता है, तो कहीं कहीं जो है ना लुसेंट में आपको 78 नहीं 79 समर्थक मिलेंगे, 79। और कितने किलोमीटर तक चले थे? तो 322 किलोमीटर तक। लुसेंट में आप देखिएगा तो मिलेगा दांडी मार्च में कुल दूरी जो तय की गई थी वो 322 किलोमीटर, 79 समर्थकों के साथ। और एक और बुक है जिसमें एक डाटा दिया गया जिसमें 78 समर्थक बताए गए हैं और 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। तो इस फैक्ट को थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा, ऑप्शन में जो रहेगा उस हिसाब से मारिएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जो गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता, ये भी बिल्कुल सही है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ऑप्शन डी में भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्तावित हुआ था 8 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था 1942 में। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 से ये शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर आपका होगा बी, 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो 1829 के नियम 17 के द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा खत्म किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने इसको खत्म कराया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 1862 से 63 था, मतलब एक छोटा सा कार्यकाल था। और 1863 में इनकी मृत्यु जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकट हो गई थी। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो नहीं था, त्रिपक्षीय 3 राजवंशों के बीच चला था, इसमें कौन शामिल नहीं था? तो 18 का आंसर जो होगा सी, पल्लव इसमें शामिल नहीं था। पल्लव इसमें शामिल नहीं था। पाल शामिल थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। जब देखते हैं ऑप्शन को, थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसको भी देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। कन्नौज। ठीक है, और देखते हैं पाल वंश की भी राजधानी आपको बता देते हैं, मुंगेर थी, जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, और पल्लव वंश जो इसका ऑप्शन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव था। तब पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। तो एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तो मान्यखेट। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज, और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इन शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले गए? तो 19 का आंसर जो होगा, 19 का आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, उत्तर दिशा की ओर शवों के सिर को रखा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक फैक्ट जान लेते हैं कि शवों को दफनाने का जो अवशेष मिला है वो हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में क्या किया जाता था? शवों को दफना दिया जाता था, लेकिन शवों को जलाने का, ठीक है, जलाने का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये दोनों याद रखें। जलाने की प्रथा कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में, और शवों को दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। फैक्ट तो बहुत है, मैं बहुत सारे फैक्ट आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन फैक्ट जो है उसे मैं बताते चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन जो हुआ था वो आपका हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में। उस समय कनिष्क थे राजा। कौन थे? कनिष्क। और ये कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी कहीं कहीं 98 ईस्वी दिया रहता है, नहीं तो कहीं प्रथम शताब्दी लिखा रहता है। ठीक है, तब इसके बारे में ये फैक्ट देख लिए कि 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। चतुर्थ में कब हुआ था?
तो ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में, और उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। अब इसके तीनों ऑप्शन को देखते हैं। प्रथम जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा जो हुआ था 250 या कहीं कहीं 55 लिखा रहता है, तो ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इससे प्रथम में जो थे ना, कौन राजा थे? प्रथम में कौन था? अजात शत्रु, दूसरा में कलाशोक, तीसरा में अशोक, और चौथा में कनिष्क था। अब इससे रिलेटेड इसकी राजधानी भी जान लेते हैं। अजात शत्रु की राजधानी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी थी। कलाशोक की राजधानी वैशाली थी, वैशाली। अजात शत्रु की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कुंडलवन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्ति, कैवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है ना, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल नामक वृक्ष, साल नामक वृक्ष के नजदीक इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साल नामक वृक्ष में इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष तक तपस्या किया था। तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम, जो वैशाली में पड़ता है, बिहार में, ठीक। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी? तो राजगीर में, पावापुरी, राजगीर पावापुरी में, ठीक है। और इस ऑप्शन में आपका एक और फैक्ट दिया हुआ है, निरंजना, निरंजना नदी का आपने सुना होगा। निरंजना को हम लोग फल्गु कहते हैं। तो इस फल्गु नदी के किनारे जो है ना, गौतम बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। इसको भी याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो कौन है? तो इसका आंसर जो होगा 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मौखलीपुत्र गोशाल, मौखलीपुत्र गोशाल, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। अब ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इस तीनों से रिलेटेड मैं बता देता हूं कि पूरन कश्यप जो थे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पूरन कश्यप, ये घोर अक्रियावादी के संस्थापक थे, घोर अक्रियावादी, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन बी में है संजय बेलिंगटन पुत्र, ठीक है, तो ये थे अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक, अनिश्चयवादी संस्थापक। और कच्चायन जी जो थे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये भौतिकवादी संप्रदाय। संजय वैठिल पुत्र जो थे वो अनिश्चयवादी थे, और पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी के थे, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैखलीपुत्र गोशाल थे, जो इसका ऑप्शन सी इज राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन 23 क्वेश्चन 23 की तरफ। किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण काल किस शासन के शासन काल को कहा जाता है? तो ये आंसर जो होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई थी, इसलिए स्थापत्य का स्वर्ण काल इसके शासन काल को कहा जाता है। तो शाहजहां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया था, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये दोनों बनाया था। ताजमहल भी उसने बनवाया था, लाहौर का किला बनाया था, शीश महल बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था। तो ये सारे चीज उसने बनवाए थे। अब शाहजहां की जो जन्म और मृत्यु थोड़ा देख लेते हैं। शाहजहां का जन्म जो था ना 1592 में हुआ था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 में हुआ था। और वो कब मर गया? तो 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब जो होता था मुगल काल में, वो होता था आचरण अधिकारी। ठीक है, लोगों के आचरण को देखकर उसको बचाने का काम करता था, उसे हम मुहतसिब कहते थे। ठीक है, मुहतसिब कहा जाता था इसको। और मुगल काल में मंत्री परिषद को, एक और फैक्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मुगल काल में मंत्री परिषद को हम लोग विजारत कहते थे। क्या कहते थे? विजारत कहते थे। और सेना अधिकारी को हम लोग कहते थे बख्शी। सेना अधिकारी को क्या कहते थे?
सी बख्शी। और राजस्व अधिकारी को कहा जाता था दीवान। राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? दीवान। तो ध्यान से याद रखेंगे, मुगल काल में मुहस्सिब आचरण अधिकारी था, सेना अधिकारी को हम लोग बख्शी कहते थे, राजस्व अधिकारी को दीवान कहते थे, और मंत्री परिषद को जो है ना विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहते थे? विजारत कहते थे। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन आपका, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? वीवीआई क्वेश्चन। दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था जिसे बलबन ने शुरू करवाया था। बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और बलबन जो था 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दसवंत जो थे ना अकबर के शासन काल के दरबारी चित्रकार थे। वीवीआई क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज राइट होगा। अकबर। अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। और ये कब मर गए थे? तो 1605 ईस्वी में। इन्हें आगरा के नजदीक सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा के निकट दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर से तो बहुत सारे फैक्ट है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं, इसको खोजना है। तो नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में वीवीआई है, परमाणु विद्युत गृह है। कौन इसमें गलत है? कुडनकुलन जो है कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कुडनकुलन कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये गलत है। काकरापारा गुजरात में है, ये सही है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी सही है। ठीक है, और एक और रावत भाटा जो है वो राजस्थान में। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, कुडनकुलर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ना उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्योंगयांग। ठीक है, क्या है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। सियोल। ठीक है, और इन दोनों की जो मुद्रा है वो है वॉन पढ़ेंगे, वॉन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, जो 38वीं समांतर रेखा है इन दोनों देशों के बीच। आगे ऑप्शन को देख लेते हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं। और जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो है मैगी नॉट रेखा है। मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है, तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये नहीं है एक अच्छे ईंधन का गुण। तो ये ऑप्शन बी इज राइट होगा। बाद बाकी जो है ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, एक अच्छे ईंधन का गुण है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही ज्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। विटामिन B7। ठीक है, ये विटामिन B7 जो होता है उसका प्रयोग, मतलब कि उसका यूज क्या, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो चीज हमको देखना है। विटामिन B12 है, विटामिन ई है और विटामिन के है। तो विटामिन के सबसे पहले आप पकड़ सकते हैं। इस चीज को जो जानते हैं उसको पकड़िए पहले। तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में, तो इसका क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। ई, विटामिन ई जो होता है वो बांझपन, मतलब कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है इससे। विटामिन B12 जो है ये अरक्तता, मतलब कि खून की कमी जो होती है, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया रोग जो होता है उससे वो हो जाएगा। और विटामिन B7 है बालों का झरना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। कौन सा होगा इसका? 30 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विटामिन B7 हो जाएगा बालों का झरना।
विटामिन B12 हो जाएगा प्रनासी और रक्तता होना, और विटामिन ई का हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के का हो जाएगा रक्त का थक्का जमना। ठीक है, तब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। पूरा नाम नहीं लिख रहे, साइनोकोबालामिन, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार जो है ना, फंक जी ने किया था। फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। तो विटामिन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, और बाद बाकी जो ए डी ई के, इसे हम एडेक पढ़ेंगे। एडेक जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। किसमें होता है? वसा में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील ए डी ई के होते हैं। ठीक है, एडेक पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो उसे हम कहते हैं गैलेक्टिक इकाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गैलेक्टिक इकाई होता है। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष जो है ना बहुत अधिक दूरी, लंबी दूरियों को ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है, पारसेक। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाता है। 10 के पावर 15 मीटर हो जाता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर हो जाता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा और याद कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, सारे चीजों को मैं लिख नहीं पा रहा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे, स्किप कर करके सुनेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो बहुत कम जो होता है वो बीमारी है वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम होता है। वर्णांधता क्या है? तो एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसके बाद हो गया हीमोफीलिया हो गया आपका। उसके बाद गंजापन हो गया, मायोपिया हो गया। ये सारे बीमारियां जो है अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और वर्णांधता जो है महिलाओं में बहुत कम होता है। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल है। ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल जी को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन में आपका घेंघा दिया हुआ था। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। निकट दृष्टि दोष जो है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे हम अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं। किस लेंस से? तो अवतल लेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से ही क्या होता है? तो एनीमिया, मतलब खून की कमी से ही एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे थोड़ा सा देख लेते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी की संख्या जो है, रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स की संख्या जो है ना, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। हीमोसाइटोमीटर से
ज्ञात करते हैं, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर से हम लोग ज्ञात करते हैं हीमोग्लोबिन सॉरी आरबीसी की संख्या। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है लेकिन उसमें तापमान के परिवर्तन में कोई बदलाव नहीं, तो उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन और गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं संवहन। ऑप्शन ए में संवहन दिया हुआ है, तो संवहन जो है ना गैस एवं द्रव का गुण होता है। गैस एवं द्रव का गुण होता है, ठीक है। गैस एवं द्रव का गुण संवहन होता है। और वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि से ही होता है। वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन विधि से होता है। और विकिरण में क्या होता है? विकिरण में जो है ना ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं की ओर बिना किसी माध्यम से आती है, ठीक है। बिना किसी माध्यम के ही जाती है। नेक्स्ट है आपका अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? तो 35 का आंसर हम देख लेते हैं, इसका होगा जीव द्रव्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जीव द्रव। 35 का आंसर जीव द्रव। तो जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव की खोज जो किया था पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव का कितना 80% भाग जो होता है वो जल होता है। जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 4 ऑप्शन हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है, लवक के 3 पार्ट होते हैं, इसमें हरित लवक होता है जो हरित लवक हरे रंग का होता है। और ये जो होता है इसमें पर्णहरित नामक एक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, इसी के कारण ये हरा होता है। और इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है हरित लवक को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज जो है ना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और राइबोसोम का खोज ये 2 वैज्ञानिकों ने एक जंतु कोशिका में देखा था। तो जंतु कोशिका में जी पैलेट ने देखा था, जेई पैलेट ने। और पादप कोशिका में कौन देखा था? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था, ठीक है। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। दोस्तों ये जो फैक्ट है मैं 100% श्योर होके बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं भी गलती होने की कोई आसार नहीं है। अगर कहीं मिस्टेक बाई बोलने में हो जाए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये फैक्ट सारे मैं 100% श्योर होके ही बता रहा हूं। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने ये सेशन बना रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? नहीं है तो आम तो है विटामिन ए का स्रोत, पालक भी है और मछली का तेल भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नहीं है तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रा कहता है। प्रतिरोध तो किसमें मापते हैं? तो ओम। ओम का माप, ओम प्रतिरोध जो है ना विद्युत प्रतिरोध ओम में मापते हैं। विद्युत प्रवाह है, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। पावर मतलब शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो बच गया विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाना चाहिए 37 का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु में सबसे कम घनत्व जो होता है वो पारा का होता है, क्योंकि पारा जो है ना जल में भी डूब जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे कम घनत्व है। सबसे कम घनत्व मतलब वैसा चीज जो जल में भी डूब जाए, ठीक है, वो कम घनत्व वाला होता है। तो इसमें सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। पारा का क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। लिथियम का क्या हो जाएगा?
लिथियम का Li हो जाएगा जो सबसे मतलब हल्की धातु तत्व है, और कॉपर का Cu हो जाएगा। ठीक है, कम घनत्व वाले तत्व जल में तैरते हैं। सॉरी, मैंने वो थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था। ठीक है, तो उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। कम घनत्व वाले तत्व जो होते हैं वो तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज नहीं बताना चाहिए था। यहाँ पर पूछ रहे धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर जो होगा पारा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन, ठीक है, सही है। तो प्राकृतिक रबर के मामले में ऑप्शन ए सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, तो इससे फैक्ट जान लेते हैं। प्राकृतिक रबर जो होते हैं ना, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है ये प्राकृतिक रबर। और प्राकृतिक रबर जो है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है प्राकृतिक रबर होते हैं, जिसके उदाहरण है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ठीक है, और आपका नायलॉन। ये सब थर्मोप्लास्टिक है जिसे हम कभी भी गर्म करके उसको दूसरे आकार में मतलब कि बना सकते हैं। तो इसको बार बार ऐसा किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, एक बार गर्म करके हम जिस ठंडा करने के बाद जो जिस सांचे में ढल जाता है वो वही रहता है, फिर गर्म करके हम दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है जो एक थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन ए इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। कौन करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है। 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर होगा देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम पर है। ऑप्शन ए इज राइट। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम पर जो है वो है रुद्रप्रयाग। क्या है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और एक और होता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा प्लस पिंडर नदी के पिंडर नदी के संगम पर है, पिंडार नदी के संगम पर है। ठीक है, कर्णप्रयाग किसके, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी को कर्णप्रयाग जानते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों मैंने एक साथ बता दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। बीचों बीच मतलब सबसे ज्यादा। तो कर्क रेखा सबसे अधिकतम दूरी तक लगती है वो है मध्य प्रदेश। मतलब बीचों बीच गुजरेगी तो पूरे एरिया को कवर करेगी। मतलब सबसे अधिकतम भाग जो छूता है कर्क रेखा वो मध्य प्रदेश का छूता है। और सबसे कम किसका छूता है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे कम वो राजस्थान को छूता है। किसको कम छूता है, तो राजस्थान को सबसे कम छूता है। ठीक है, और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता जो है ना सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ये भी बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि बिल्कुल गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, एचपी में, मतलब हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत मतलब ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब वो गर्म है। तो इस चारों ऑप्शन में 45 का जो होगा आपका आंसर वो अगुलहास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगुलहास की जलधारा जो है ना गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा नहीं है। बेंगुला
लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो है वो शीत महासागरीय जलधारा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है हम लोग कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा के उपनाम से हम गोदावरी को जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के उपनाम से गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी एवं भूकंप एरिया के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ये सारे मरुस्थल के नाम दिए गए और इधर देश के नाम दिए गए। तकला मकान चाइना में बिल्कुल सही है। थार जो है भारत में, ये भी बिल्कुल सही है। आटाकामा मरुस्थल ये चिली में, ये भी बिल्कुल सही है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका, जो कि गलत है। गिब्सन मरुस्थल जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है। गिब्सन एवं विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के नाम है। दो मरुस्थल बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट है आपका आज का 50 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एमएसपी के बारे में फर्स्ट आपका जो डाटा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ एमएसपी दिया हुआ है। एमएसपी का फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एमएसपी जो होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो एमएसपी जो है ना फसलों के लिए लागू किया जाता है। तो अभी वर्तमान में जो है ना एमएसपी 23 प्रकार के फसलों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके दाम को इससे मतलब कि कौन कैसे होगा इसके बारे में लागू किया जाता है। एमएसपी सबसे पहले जो है ना 1966-67 में लागू हुआ था। 66-67 में एमएसपी को लागू किया गया था हरित क्रांति के समय। ठीक है, तो ये आज का 50 क्वेश्चन जो मैंने इसका पूरा डाटा दिया आप लोगों को कैसा लगा, डिस्क्राइब भी किया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही फैक्ट को डालूंगा और आप लोग के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग से आशा रखता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे पतंजलि थी, न्याय दर्शन के गौतम थे, सांख्य दर्शन के कपिल, चावर्क दर्शन के चावर्क जी थे, वैशेषिक दर्शन के कनाद थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के जो थे वो बदरायन थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, मैंने पहले बताया था वो देखिए यहाँ पर आ गया। विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक जो आपके क्वेश्चन में था, आजीवक संप्रदाय के मोखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी तो संजय विठल पुत्र जी थे, भौतिकवादी के पकुद कच्चायन और घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप जी थे। तो ये चारों मिल गए आपको एक साथ। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैंने जो डिस्क्राइब किया वो कहीं अगर गलत हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। लेकिन मैं पूरी बुक्स वगैरह से देख के ये सारे फैक्ट मैंने किए हैं, तो गलत होने के चांस नहीं है। अगर कहीं मेरे बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर आप कमेंट में लिखेंगे कि ऐसे ही सारे सेट को मैं आगे कराऊं। तो इसके लिए आप लोग यस करके लिखेंगे।
तो चलिए आज का सेशन हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।